दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसमें से मोस्टली एग्जाम्स में एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ये चैप्टर हमें बताएगा सेंटर और स्टेट के आपस के रिलेशंस के बारे में कि हमें पता है हमारा फेडरल सिस्टम है, अभी हमने देखा, और अगर फेडरल सिस्टम है तो सेंटर और स्टेट की आपस में एडजस्टमेंट जरूर संविधान ने करके दी है। तो आपस में क्या एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी हम इस चैप्टर में देखेंगे, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से करिएगा बिकॉज मैं कह चुका हूं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दरअसल पूरे के पूरे चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस, मतलब जो कानून संबंधी जो रिलेशंस है वो सेंटर एंड स्टेट कैसे है आपस में। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, विदेश में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखा जाएगा, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस कह सकते हो आप इसको। और एक है फाइनेंशियल रिलेशन, पैसे का बंटवारा कैसे होगा सेंटर और स्टेट में, जो फंड्स आते हैं सरकारों के पास टैक्सेस के थ्रू या फीस के थ्रू, वो कैसे आपस में बांटे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस। इसको हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे, 2 हिस्से अभी कर रहे हैं, 2 हिस्से नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंदर सबसे पहला क्या है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। टेरिटोरियल मतलब अगर सेंटर ने कानून बनाया या स्टेट ने कानून बनाया तो कानून की सीमा क्या होगी, टेरिटरी कहां तक होगी, जुरिस्डिक्शन क्या होगी, कार्यक्षेत्र कितना होगा ज्योग्राफिकली। देखिए अगर सेंटर कानून बनाती है, सेंटर का कानून कहां बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा। तो अगर पार्लियामेंट का लॉ है तो पूरे इंडिया में लगेगा। इंडिया में सारे स्टेट्स आ जाएंगे, सारी यूटीज आ जाएंगी, यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगी, और भी इसके अलावा कोई एरिया जो इंडिया का पार्ट है फॉर द टाइम बीइंग वो भी इंडिया के अंदर आएगा और उस पूरे इंडिया में पार्लियामेंट्री वो लॉ लगेगा। अगर स्टेट लेजिस्लेचर है, अगर स्टेट का कानून है, स्टेट के असेंबली ने या काउंसिल ने मिलकर पास किया है, तो स्टेट का बनाया गया कानून उस पर्टिकुलर स्टेट की सीमा में ही रहेगा, दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली की खुद की असेंबली है तो यूनियन टेरिटरी का बनाया गया कानून भी उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के अंदर ही रहेगा। इसके साथ ही यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर के साथ ही आप वो भी समझ लीजिएगा। अगर कोई ऐसा कानून बनाना है जो देश के बाहर भी लगे, जैसे हमने मान लो इंडियन सिटीजन्स जो देश के बाहर रह रहे हैं उनकी संपत्ति संबंधित कोई कानून बनाना गवर्नमेंट बना सकती है, तो ऐसा कानून सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट के हाथ में नहीं है। इंडिया के अंदर के सारे कानून पार्लियामेंट, पर्टिकुलर स्टेट के स्टेट, और इंडिया के बाहर अगर कोई सिटीजन आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं उनके लिए अगर कोई कानून बनाना है तो वो पार्लियामेंट ही बना पाएगी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन कौन बनाएगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बनाएगा। और ये जो हमने कहा कि पार्लियामेंट होल ऑफ इंडिया के लिए कानून बना सकती है, इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉज ऑफ पार्लियामेंट। पहले पॉइंट की एक्सेप्शंस हैं। एक तो 4 यूटीज, 4 यूटी में अंडमान निकोबार आएगा, लक्षद्वीप आएगा, दादरा एंड नगर हवेली आएगा एंड दमन एंड दीव आएगा। इन चारों यूटीज के अंदर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है, प्रेसिडेंट के पास है। वो रेगुलेशंस बनाएगा और वो रेगुलेशंस वैसे ही लगेंगे जैसे कि बाकी यूटीज में कानून लगते हैं। कानून की तरह ही यहां पर क्या रहेगा, रेगुलेशंस प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा, पार्लियामेंट या स्टेट नहीं बनाएगी। इंपॉर्टेंट टू नोट। ओके। दूसरा है शेड्यूल्ड एरिया ऑफ स्टेट्स। कई एरिया जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पर कुछ शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज टाइप। तो उन एरियाज के अंदर पार्लियामेंट का कौन सा कानून लगेगा या नहीं लगेगा, ये लगेगा तो मॉडिफिकेशंस के साथ लगेगा, ये डिसाइड करेगा उस स्टेट का गवर्नर। गवर्नर अभी आपने पिछले चैप्टर्स में देखा कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके कहने पर चलता है, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम के कहने पर चलता है। तो कहीं ना कहीं कि पार्लियामेंट का कोई कानून पर्टिकुलर स्टेट के जो ट्राइबल एरिया वहां पे लगेगा किसके हाथ में है, इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो गया। समझ गए ना। वैसे डायरेक्ट वर्ड्स में हमने क्या किया कि शेड्यूल्ड एरिया ऑफ स्टेट्स में गवर्नर शैल डायरेक्ट दैट पार्लियामेंट लॉज शैल नॉट अप्लाई या फिर अप्लाई विद मॉडिफिकेशन। ठीक है। ऐसे ही जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया ऑफ असम है, असम में गवर्नर ऑफ असम की चलेगी। जो गवर्नर ऑफ असम है, जो असम के ट्राइबल एरियाज है, गवर्नर ऑफ असम क्या है, क्या करेगा देख लो। गवर्नर जो असम है वो सेम ऊपर वाली पावर कि गवर्नर शैल डायरेक्ट दैट पार्लियामेंट लॉ शैल नॉट अप्लाई और अप्लाई विद मॉडिफिकेशन। ऐसे ही जो शेड्यूल्ड एरिया ऑफ मेघालय,
त्रिपुरा एंड मिजोरम है, नॉर्थ ईस्ट का असम का तो अलग गवर्नर है, और जो मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम है वहां पे ये सेम पावर प्रेसिडेंट को दी गई है जैसे यहां पर हमने ऊपर पढ़ा। तो जो शेड्यूल्ड एरिया ऑफ ट्राइबल इन 3 स्टेट्स के, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पर भी वहां का देश का जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करेगा कि भाई पार्लियामेंट्री लॉज अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, विद मॉडिफिकेशन अप्लाई होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो था टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन। अब अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, कि ठीक है भाई पार्लियामेंट्री कानून किस एरिया तक लगेंगे, स्टेट के कानून या यूटी के कानून किस एरिया तक लगेंगे, वो तो हमने देख लिया। बट कानून किन किन मुद्दों पर बनाया जा सकता है, आपको मैंने पहले भी बताया है। हमारे संविधान के अंदर 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई है। पहली लिस्ट का नाम है लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 97 थे, बाद में 100 सब्जेक्ट हो गए। 100 ऐसे मुद्दे बताए गए जिसमें बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, मेन इनकम टैक्स हो गया, इससे टैक्सेशन सिस्टम हो गए, और कम्युनिकेशन के कानून हो गए। ये सब कानून कहां बनते हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर है। स्टेट लिस्ट के अंदर ओरिजिनली 66 थे, अब 61 रह गए। 5 दरअसल यहां से ट्रांसफर करके कंकरेंट लिस्ट में आ गए, जिसमें क्या है, एजुकेशन, वेट एंड मेजरमेंट एक्ट हो गया, इस तरह के एक्ट। 5 एक्ट यहां से निकल के कंकरेंट लिस्ट में आ गए। तो कंकरेंट में पहले 47 थे, अब 52 हो गए। जो सेकंड ब्रैकेट में वो पुराने हैं, अब वाले फर्स्ट ब्रैकेट में नए वाले क्या सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट की चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। स्टेट लिस्ट में पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की चलेगी। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा मुद्दा रह गया जो तीनों लिस्ट में ही नहीं आया, उस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। सेंटर के पास पावर है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। दोनों में आपस में तन गई, दोनों में झगड़ा हो गया कि सेंटर कहता मैं बनाऊंगा, स्टेट कहता मैं बनाऊंगा। अगर ऐसा कोई कंफ्लिक्ट आता है तो सेंटर का कानून चलेगा, सेंटर को यहां प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। मान लो स्टेट कानून बना रहा था ऑलरेडी, और बनाते वक्त हमने पीछे पढ़ा था ना कि प्रेसिडेंट की पावर है रिजर्वेशन ऑफ बिल की। तो बनाते वक्त क्या, स्टेट ने वो जो बिल है वो बिल प्रेसिडेंट के पास भेज दिया कंसिडरेशन के लिए, और प्रेसिडेंट ने उस बिल को सहमति भी दे दी। अब स्टेट का बिल प्रेसिडेंट सहमति दे चुका है, तो अब फिर स्टेट का कानून ही चलेगा। इस केस में कन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंटर की नहीं चलेगी। ये एक्सेप्शन में लिख दिया, एक्सेप्शन इफ स्टेट लॉ इज रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट गेव हिज असेंट देन स्टेट लॉ प्रिवेल। बट इसमें भी पॉइंट है, अगर सेंटर चाहे तो अपना नया कानून बना दे जो पहले वाले स्टेट को ओवरराइड कर देगा, तो काम चल जाएगा। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेंटर की ही चलनी है। समझ गए? तो ये 2 मुद्दे कर लिए हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस के। अब हम अगले 2 मुद्दे और कर लेते हैं लेजिस्लेटिव के, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल वाला हिस्सा हम कवर करें। लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंदर ही 3rd पॉइंट है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। मतलब ऐसा कौन सा केस है जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो मुद्दे दिए हुए हैं उन मुद्दों पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। सबसे पहला है व्हेन राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन, जब राज्यसभा के अंदर रिजोल्यूशन पास हो। अगर मान लो राज्यसभा के अंदर एक रिजोल्यूशन पास होता है 2/3 मेजोरिटी से ऑफ सिटिंग एंड वोटिंग मेंबर्स, 2/3 से ज्यादा की मेजोरिटी राज्यसभा के मेंबर्स ये कह दें कि ये पर्टिकुलर जो मुद्दा है जो स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, इसके ऊपर कानून स्टेट नहीं, इसके ऊपर कानून पार्लियामेंट बनाएगी, तो पार्लियामेंट बनाएगी भाई। और उस रिजोल्यूशन की अवधि है 1 साल की। मतलब 1 साल तक ही वो रिजोल्यूशन से बना हुआ कानून फोर्स में रहेगा। हाँ, जैसे ही साल एक्सपायर होने वाला होता है तो राज्यसभा उसको फर्दर 1 साल के लिए रिवाइज कर सकती है, तो वो कानून भी फर्दर 1 साल चलेगा। ऐसे ये 1-1 साल जितना मर्जी बारी उसको क्या है एक्सटेंड किया जा सकता है, और जितनी मर्जी साल आगे लो भी आगे एक्सटेंड होता रहेगा। समझ में आ गया? रिजोल्यूशन की लाइफ 1 साल है, और 1 साल उसके बाद इंडेफिनिट आप बढ़ाते रहो, और कानून भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो ये तो पहला केस है जब पार्लियामेंट सीधे सीधे स्टेट लिस्ट में दिए गए मुद्दों के ऊपर कानून बना सकती है। दूसरा है नेशनल इमरजेंसी। अगर देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित हो गई है
तो उस केस में जितने भी स्टेट लिस्ट के मुद्दे हैं सब पर कानून पार्लियामेंट बना सकती है और पार्लियामेंट के कानून ही लागू होंगे। तीसरा मुद्दा है व्हेन स्टेट्स मेक्स ए रिक्वेस्ट। मान लो 2 या 2 से ज्यादा, एक नहीं, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते हैं कि भी पर्टिकुलर मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम कानून स्टेट की असेंबली में नहीं बनाएंगे, हम पार्लियामेंट से बनाना चाहते हैं, और वो रेजोल्यूशन स्टेट असेंबली में पास हो जाता है। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास हो गया तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट उस मुद्दे पर कानून बनाकर दे देगी उन स्टेट्स को जिन स्टेट्स ने एप्लीकेशन लगाई थी। तो जो पार्लियामेंट में कानून बना वो कानून उन्हीं स्टेट्स पर लागू होगा जिन स्टेट्स ने एप्लीकेशन दी थी, बाकी स्टेट्स पर लागू नहीं होगा। बाकी स्टेट्स पर भी लागू हो सकता है अगर कोई दूसरा स्टेट अपना रेजोल्यूशन पास करे और पास करते ही वो कानून एज इट इज उसके स्टेट पर भी लग जाएगा। इंपॉर्टेंट टू नोट, अगर एक बारी वो कानून पार्लियामेंट ने बना दिया तो हमेशा वो कानून पार्लियामेंट का ही रहेगा। पार्लियामेंट अगर चाहे तो रिपील कर सकती है, उसे हटा सकती है या उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, बट फिर स्टेट की पावर नहीं रहेगी उस पर्टिकुलर कानून के लिए। समझ गए? तो ये सब यहां पे लिखा हुआ है। अगला है केस टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल कन्वेंशन कोई है और उसमें कोई मुद्दा ऐसा है जो स्टेट लिस्ट से बिलोंग करता है, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट या कन्वेंशंस को लागू करने के लिए पार्लियामेंट उस मुद्दे पर कानून बना सकती है और स्टेट को मानना पड़ेगा। अब लास्ट केस ऐसा कौन सा है जब पार्लियामेंट स्टेट के मुद्दे पर कानून बना सकती है? वो है प्रेसिडेंट रूल। अगर किसी स्टेट पर प्रेसिडेंट का रूल चल रहा है, आगे हम प्रेसिडेंट के चैप्टर में देखेंगे कि कैसे पॉसिबल हो पाता है। अगर किसी स्टेट पे प्रेसिडेंट का रूल चल रहा है तो उस स्टेट के जो कानून हैं वो पार्लियामेंट ही बनाएगी, और अगर प्रेसिडेंट का रूल समाप्त भी हो जाता है, इवन समाप्त होने के आगे भी वही कानून चलता रहेगा अनलेस कि स्टेट लेजिस्लेचर उस कानून को रिपील ना करे और अपना कानून ना बनाए। समझ गए? तो ये तो केस था लेजिस्लेटिव रिलेशंस में पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। अब लास्ट है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। मतलब कानून तो स्टेट का है और स्टेट ही कानून बनाए, लेकिन सेंटर का कंट्रोल रहे उसके ऊपर। यहां पर तो क्या था, स्टेट का कानून बना ही कौन रहा था? पार्लियामेंट बना रही थी। अब स्टेट का कानून बनाएंगे तो स्टेट ही, लेकिन कंट्रोल रहेगा पार्लियामेंट का। हाउ? पहला केस है, कुछ ऐसे बिल है, सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल, जिनको गवर्नर रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए कि भाई ये बिल प्रेसिडेंट फाइनल करेंगे। स्टेट असेंबली ने पास तो कर दिया बट फाइनल प्रेसिडेंट करेंगे, और प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब वो जितने मर्जी टाइम अपने पास बिल को पेंडिंग रख सकता है, कोई उस पर बाउंडेशन नहीं है। हालांकि ये एब्सोल्यूट वीटो क्या है ये हम प्रेसिडेंट के चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझ लीजिए। तो हो गया ना कंट्रोल सेंटर का कहीं ना कहीं स्टेट के मैटर के ऊपर। और कुछ ऐसे बिल भी हैं अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने हैं तो इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। जैसे अगर आप फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, फिर बिल पेश होगा असेंबली के अंदर। तो ये भी कुछ मुद्दों पर कंट्रोल कर लिया प्रेसिडेंट ने। अगर देश के अंदर, तीसरा केस है, अगर देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है, अगर देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है तो प्रेसिडेंट आदेश दे सकता है सभी स्टेट्स को कि देखो भाई, आपकी असेंबलीज में जितने भी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल पेश होंगे तो मेरे लिए रिजर्व रखना, मैं पास करूंगा उन्हें, मेरी वीटो चलेगी उसके ऊपर। अब ये मनी बिल और फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, हम पार्लियामेंट के चैप्टर में इसको अच्छे से देख लेंगे। इन शॉर्ट ये समझ लो कहीं ना कहीं फाइनेंस से संबंधित होते हैं। समझ गए? तो ये था हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अंदर क्या है देखिए, लेजिस्लेटिव हमने पढ़ लिया, अब हम करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। सेंटर और स्टेट के बीच में जो एग्जीक्यूटिव जो एरिया है,
लेजिस्लेटिव हो गया। अब एग्जीक्यूटिव एरिया को हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस भी कह सकते हैं। वो देखिए, सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। आपने लेजिस्लेटिव में देखा था कि लेजिस्लेशन को 3 हिस्सों में बांट रखा था, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब सेंट्रल लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो कानून बने उनकी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी। स्टेट लिस्ट में जो कानून बने, स्टेट लिस्ट के कानून स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो एग्जीक्यूटिव पावर भी स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में अगर कानून बने, कंकरेंट लिस्ट में स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है। अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर वाला कानून चलता है। लेकिन कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना लिया मान लो, लेकिन जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, जो उसका जो पालन करवाने की जो पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। हां, अगर कानून बनाते समय स्पेसिफिकली ये लिख दिया गया एक्ट के अंदर ही कि भाई इसकी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी, सेंटर को ही एग्जीक्यूट करना है, तो फिर अलग बात है। तो लिखा हुआ है कंकरेंट लिस्ट में एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इफ स्पेसिफाइड। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है इफ द स्पेसिफाइड इन द एक्ट। अगर एक्ट में स्पेसिफाइड तो हो पाएगा। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर एज पर देयर लेजिस्लेशंस। अगला है ओब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स एंड सेंटर, कि भाई स्टेट्स के ऊपर क्या ओब्लिगेशन है। स्टेट्स के ऊपर संविधान के अंदर कुछ दायित्व लगाए गए हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो, देखो कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई ना कोई बात पे कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ऐसी कोशिश करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो कानून है उस स्टेट में लगने ना दे, कोई अड़ंगे क्रिएट करे उसके अंदर। बिकॉज पूरा देश बना तो अलग अलग स्टेट्स को जोड़ के ही हुआ है ना, तो सेंटर के जो कानून है लगने तो देश के ऊपर ही है, तो जनता तो स्टेट्स में ही रह रही है। तो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है ऐसी कोई कोशिशें करे कि सेंटर वाला कानून अप्लाई ना होने दे, बट इस झगड़े को पहले ही संविधान में खत्म कर दिया गया। क्या लिखा है? 2 रिस्ट्रिक्शन लगा दी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स के ऊपर, टू गिव एम्पल, एम्पल मतलब पर्याप्त, टू गिव एम्पल स्कोप टू द सेंटर फॉर एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर। सेंटर को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर यूज करनी है स्टेट्स के अंदर, बिकॉज सेंटर के कानून स्टेट्स के ऊपर लग रहे हैं। अब वो एग्जीक्यूटिव पावर अच्छे से यूज कर पाए, इसलिए स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स के ऊपर 2 रिस्ट्रिक्शन हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज इन सच अ वे, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है स्टेट को, ताकि टू एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाइज टू स्टेट। मतलब इस तरीके से अप्लाई करो कि पार्लियामेंट द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उनका पालन भी ढंग से होता रहे। ऐसा ना हो कि उनका पालन रोककर आप अपनी कोई एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कर रहे हो। दूसरी क्या है? नोट टू इम्पीड, इम्पीड मतलब बाधा पहुंचाना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, हर्डल क्रिएट करना। नोट टू इम्पीड और प्रेजुडिस मतलब नुकसान पहुंचाना। नोट टू इम्पीड और प्रेजुडिस इन सेंटर्स एग्जीक्यूटिव पावर, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे कि सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को रोका जाए, उनके काम में बाधा पहुंचाई जाए। तो ये तो स्पेसिफिकली मना कर दिया गया और ये जनरल प्रोविजन है। 2 रिस्ट्रिक्शन है स्टेट के ऊपर। फिर भी स्टेट नहीं मानता तो आर्टिकल 365 कहता है, आर्टिकल 365 क्या कहता है कि यदि स्टेट द्वारा दी गई डायरेक्शन, यदि सेंटर द्वारा दी गई डायरेक्शन स्टेट नहीं मानता तो सेंट्रल गवर्नमेंट 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। वहां की सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी और वहां पर प्रेसिडेंट का रूल लग जाएगा। ठीक है ना, स्टेट डायरेक्शन मानना, स्टेट को डायरेक्शन मानना जरूरी है सेंटर की इस प्रोविजन के तहत। याद रखना आर्टिकल 365 कहता है कि अगर स्टेट डायरेक्शंस नहीं मानता सेंटर की तो 356 वाला प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक है, आगे भी इसका बारी बारी जिक्र आएगा, तो प्लीज याद रखना 356 बताता है कि प्रेसिडेंट रूल कैसे अप्लाई होगा। 365 में कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन वाली, ये भाई सेंटर की डायरेक्शन माननी जरूरी है। और भी कई तरीके हैं, और भी कई कारण हैं जहां प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, बट उसमें से एक कारण है 365 में दी गई डायरेक्शंस को ना मानना। तो हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर और ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर। अगला है सेंटर्स डायरेक्शन टू स्टेट,
ये तो हो गया कि सेंटर के बनाए गए कानून ढंग से लागू हो पाए। यहां पर सेंटर स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सकता है। हाउ? कह रहा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहले इतनी बात कर लेते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखो जो संचार के साधन है, बीएसएनएल है या बाकी टेलीकॉम इंडस्ट्री है या और भी जो पोस्ट ऑफिस है, और भी जो तरीके हैं, सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि देखो जी जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इनको मेंटेन करके रखना है, इनका जो व्यवस्था है वो बना के रखनी है, इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज, देश में जगह जगह रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, रेलवे लाइनें बिछी हुई है, तो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाएगी कि आपने इस संपत्ति का रख रखाव अच्छे से करना है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। पुलिस स्टेट के अंडर होती है तो पुलिस इसको मेंटेन, पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नुकसान कोई पहुंचाता है तो, और भी हर तरीके से रेलवे को मेंटेन एंड प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी स्टेट की हो सकती है इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स। अगला है प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, ये इंश्योर करो कि उनकी 5वीं तक की शिक्षा उनकी ही मदर टंग में दी जाए। ठीक है, ऐसी डायरेक्शन भी सेंटर स्टेट को दे सकता है। और लास्ट, ड्रॉइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, उनके कल्याण के लिए अच्छी अच्छी स्कीमें बनाना और उन्हें लागू करना, ऐसी इंस्ट्रक्शन भी सेंटर स्टेट को दे सकता है कि भाई तुम ये वाले काम करो। और अगर ये जो डायरेक्शन दी है सेंटर ने स्टेट को, स्टेट नहीं मानता है, तो आर्टिकल 365 कहता है 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दो, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। 356 किसका है? प्रेसिडेंट रूल का। सरकार बर्खास्त हो सकती है, राज्य सरकार। अगला क्या है? म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। अब संविधान ने सेंटर और स्टेट के अंदर आपस में म्यूचुअली काम बांटने की भी क्या है प्रोविजन रखा हुआ है। म्यूचुअली मतलब सहमति से। पहला है प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंट्रस्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू दैट स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल, प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा। प्रेसिडेंट पर्टिकुलर स्टेट से कंसेंट लेकर, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेकर, देखो जी सेंटर का ये कानून है, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया ये कानून है, इस कानून के कुछ काम हैं जो हम आपकी सरकार को देना चाहते हैं। प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेकर प्रेसिडेंट एंट्रस्ट करता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू दैट स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ली है उस स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कार्य सौंप दिए जाएंगे। अब इसमें प्रेसिडेंट ने जबरदस्ती नहीं करी, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा और फिर काम सौंपा। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का कोई कानून है, उसका कोई पालन करवाना है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो स्टेट गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो गया मान लो गवर्नर, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर ऑफ स्टेट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेगा और फिर अपने कुछ कार्य सौंप देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो ये आपसी सहमति से सिस्टम बना रखा है। और ये जो कार्य सौंपे जाएंगे ये कंडीशनल भी हो सकते हैं और अनकंडीशनल भी हो सकता है। ये जो इंटरेस्ट आपने जो भी कार्य सौंपा, इंटरेस्ट मतलब कार्य सौंपा, वो कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है, लेकिन सहमति जरूरी है। इन दोनों पॉइंटों में सहमति जरूरी है। अब एक केस और है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बगैर सहमति के भी काम सौंप सकती है, लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, फिर उन्हें पहले पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करना पड़ेगा। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों आप अपनी मर्जी से कर रही थी, ये काम पार्लियामेंट या असेंबली में नहीं हो रहा था। सरकारों ने अपनी मर्जी से अगली से दूसरी सरकार से पूछा और सहमति करके काम सौंप दिया। लेकिन अगर पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हो जाए और वो एक्ट कहे ये काम तो स्टेट को करना ही पड़ेगा, एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को किसी काम के लिए जिम्मा दे दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो काम करना ही पड़ेगा, फिर नहीं मुकर सकती, सहमति ना लो चाहे। बस शर्त यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी नहीं चलेगी, पार्लियामेंट से एक्ट पास करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप सोचोगे फिर एक काम करते हैं, फिर ऐसा इसका उल्टा भी होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी असेंबली में एक एक्ट पास करे, उसमें कह दे कि सेंटर को काम करना ही पड़ेगा। ये वाला संभव नहीं है, इसको रोका गया है। तो क्या है,
डेलीगेशन ऑफ सेंटर्स एग्जीक्यूटिव पावर टू स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कभी सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट को डेलीगेट की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर, तो कह रहा डेलीगेशन इज बाय द पार्लियामेंट नोट बाय प्रेसिडेंट। डेलीगेशन कौन करेगा? डेलीगेशन पार्लियामेंट करेगा, प्रेसिडेंट नहीं करेगा। प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, पार्लियामेंट को करना पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका रिवर्स नॉट पॉसिबल। रिवर्स पॉसिबल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी असेंबली के अंदर कानून पास करवा के सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने काम डेलीगेट नहीं कर सकती। सेंटर पार्लियामेंट में कानून पास करवा के स्टेट को काम सौंप सकता है। ठीक है, तो ये हमने मेन 4 तरह के रिलेशन पढ़े हैं अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अगले हिस्से भी हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हमारे संविधान के अंदर सेंटर और स्टेट्स के बीच में आपस में समन्वय बना रहे, आपस में कोऑपरेशन बना रहे, इसके लिए इंतजाम किए गए, जिसमें सबसे पहला है कि पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट रिवर एंड वैली। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में एक नदी बह रही है, मान लो कोई वैली है और उसके लिए कोई झगड़ा है, तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के पास राइट है कि उसकी एडजुडिकेशन कर पाए, उसको न्यायपूर्ण तरीके से उस झगड़े को निपटारा किया जाए। दूसरा, प्रेसिडेंट चाहे तो इस्टेब्लिश कर सकता है इंटरस्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस अबाउट कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट के जो कॉमन होते हैं, जो कॉमन हित है, जो आपसी हित है, उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको इन्वेस्टिगेट करना, फिर देश के डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करना, इसके लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि सभी स्टेट्स की मिलकर एक इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना हो सकती है, जिसमें सेंटर का भी रोल होता है। आगे चैप्टर आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे इंटरस्टेट काउंसिल को। तो ऐसा केवल प्रेसिडेंट कर सकता है और ऐसा 1990 में किया भी गया। 1990 के अंदर इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना कर दी गई थी। ओके, और क्या है इंतजाम कि देखो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबके सरकारी कागजी पत्र, सारे कानून वगैरह सब कुछ होते हैं। तो सभी सरकारी कानून, पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उसको पूरे भारत में मान्यता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एसजी का हो। पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेम चलेगा। मतलब उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि भाई ये तो स्टेट गवर्नमेंट का कागज है, हम इसको नहीं मानते, या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डॉक्यूमेंट को अमान्य करार नहीं दे सकती। अगला है पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड एनी अथॉरिटी टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। बिल्कुल, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कोई भी अथॉरिटी बनाकर दे सकता है, जिस अथॉरिटी का मकसद क्या होगा, टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, किससे संबंधित, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए। देखो, एक स्टेट दूसरे स्टेट से ट्रेड करने को रोक नहीं सकता, गेटिंग, तो ऐसा ना हो पाए, इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स अच्छा चले, बढ़े, फले फूले, इसके लिए पार्लियामेंट कोई भी अथॉरिटी बनाकर उसको ये पावर दे सकता है कि आपने ये इंटरस्टेट ट्रेड और जो कॉमर्स है देश के अंदर, इसकी देखरेख करनी है, इसको कंट्रोल करना है, इसमें कुछ गलत ना हो जाए, इसको देखना है। तो ऐसा पार्लियामेंट कोई भी अथॉरिटी बनाकर उसको पावर दे सकता है। बट आज तक ऐसी कोई अथॉरिटी बनी नहीं है, नो सच अथॉरिटी स्टिल। अभी तक कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं आई है, इन फ्यूचर पार्लियामेंट चाहे तो बना सकता है। ठीक है जी, ये तो हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का, कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब अगला पॉइंट है ऑल इंडिया सर्विसेज। आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी अलग होती है। यूपीएससी सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट्स करती है, एसपीएससी स्टेट के लिए अपॉइंटमेंट करती है, लेकिन इसके अलावा यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज की भी देखरेख करती है। इसमें आता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो ऑफिसर्स होते हैं वो केवल सेंटर के नहीं होते, वो स्टेट के भी होते हैं। तो जो स्टेट लेवल की जो सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, अब इनमें क्या है कि ये जो ऑफिसर्स होंगे ये बाय टर्न क्या सर्विसेज देंगे कि भाई एक साल मान लो सेंटर के लिए, एक साल स्टेट के लिए सिस्टम रहता है। तो ये भी इंतजाम किया गया सेंटर एंड स्टेट का आपस के रिलेशंस के लिए। और के पब्लिक सर्विस कमीशंस, मतलब जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी, आपस में कनेक्शन कैसे है। जो एसपीएससी होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसका जो चेयरमैन होता है और उसको जो मेंबर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर।
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी स्टेट का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसके चेयरमैन और उसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। लेकिन अगर उनको हटाना हो, हटाने की पावर गवर्नर के पास नहीं है, रिमूवल की पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो आपस में सेंटर स्टेट का रिलेशन हो गया ना, गवर्नर स्टेट का हो गया, प्रेसिडेंट सेंटर का हो गया। और क्या है, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश जेपीएससी, जेपीएससी बोले तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। पार्लियामेंट ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। मान लो एक, दो या दो से ज्यादा स्टेट मिलकर अपने लेजिस्लेचर के अंदर बिल पास करते कि हाँ जी हम दो स्टेट को मिलाकर एक इकट्ठा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, हम अपने स्टेट का अलग अलग नहीं बनाएंगे। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट अपने यहां एक कानून के थ्रू दोनों स्टेट्स का एक ही ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकती है। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अपॉइंटमेंट्स होगी वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। याद रखना, रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट की असेंबली रिक्वेस्ट करेगी बिल पास करके पार्लियामेंट को कि हम दो स्टेट हैं, हम दोनों स्टेटों को एक बना दो, या तीन स्टेट का एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो। अगर रिक्वेस्ट होती है देन पार्लियामेंट कैन डू दिस। और उस स्टेट कमीशन जो भी बनेगा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंदर अपॉइंटमेंट की पावर प्रेसिडेंट की ही रहेगी। और अगर अपॉइंटमेंट की पावर प्रेसिडेंट की है तो नो डाउट रिमूवल की पावर भी प्रेसिडेंट की ही है। और क्या है जिसके बाद में, यूपीएससी कैन सर्व द नीड्स ऑफ अ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर बट आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल, मान लो स्टेट के अंदर कोई अपॉइंटमेंट करवानी है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो नहीं कर पा रहा, तो उस स्टेट का गवर्नर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को प्रार्थना करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि जी हमारे यहां यूपीएससी की सर्विसेज दे दो, हमारे यहां यूपीएससी की सर्विसेज चाहिए। हम पर्टिकुलर स्टेट को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर सर्विसेज चाहिए तो उस स्टेट के गवर्नर को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो सेवाएं दे देगा, लेकिन प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेने के बाद अपने दम पर नहीं कर सकता। तो कह रहा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर बट आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ही यूपीएससी सर्व करेगा स्टेट को, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही काम करेगा यूपीएससी। और क्या है, यूपीएससी असिस्ट the states in framing and operating schemes for joint recruitment of any services for which candidate possessing special qualifications are required। कि मान लो कोई ऐसी रिक्रूटमेंट है जो सेंटर स्टेट दोनों के लिए है, तो यूपीएससी क्या स्टेट्स को उस अपॉइंटमेंट के लिए, जहां सेंटर स्टेट दोनों के लिए अपॉइंटमेंट चल रही है, उन कैंडिडेट्स को क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसा सारा सिस्टम होगा, सारा उसको ट्रेनिंग कैसे करवाई जाएगी, वो स्टेट्स को असिस्ट कर सकता है यूपीएससी। तो ये भी पब्लिक सर्विस कमीशंस के रिगार्डिंग सेंटर और स्टेट के रिलेशन को डिफाइन करता है। अगला है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। क्या है कि आपको पता है जुडिशियल सिस्टम में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह आते हैं। तो जो स्टेट हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना, देखो हाई कोर्ट तो स्टेट के अंडर है ना, सेंटर का नो डाउट सुप्रीम कोर्ट हो गया, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, लेकिन अलग अलग स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट होता है। एक्सेप्शनली दो स्टेट का एक ज्वाइंट हो सकता है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा का चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है। तो कह रहे हैं जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, जो स्टेट के हाई कोर्ट जजेस है ना, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। इंपोर्टेंट देखो, जज है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट जो पर्टिकुलर स्टेट का होता है उसके जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किससे सलाह लेके करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेता है और उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर की सलाह लेता है, तब जाके हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट हो पाती है। और क्या पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश ज्वाइंट हाई कोर्ट। बिल्कुल, पार्लियामेंट के पास पावर है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट भी बना सकता है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने पंजाब एंड हरियाणा का, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये हमने अब 8 फीचर्स कर ली है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की 8 हमने क्या है कर ली है। अब 2-3 और है, वो भी हम साथ साथ कवर कर लेते हैं। 9th पॉइंट है रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। अब जब इमरजेंसीज डिक्लेयर हो गई, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तब क्या रिलेशन रहेगा सेंटर और स्टेट का। देखो, अगर नेशनल इमरजेंसी है तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है और वो प्रेसिडेंट के थ्रू क्या है उसको ऑपरेट करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम सुप्रीम कंट्रोलर इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी।
इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, जो पूरे देश में एक साथ नहीं लगती है, पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर लगती है, अलग अलग कारणों से लग सकती है, जिसमें से एक हमने भी देखा ही था कि अगर सेंटर की दी हुई डायरेक्शंस को स्टेट फॉलो ना करे तो स्टेट इमरजेंसी लग सकती है। और भी कई कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण हमने देखा था। तो स्टेट इमरजेंसी में सेंटर स्टेट का रिलेशन क्या रहता है? स्टेट इमरजेंसी के अंदर भी प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। प्रेसिडेंट के अंडर क्या है, स्टेट आ जाता है। आपको अच्छे से पता है प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं किसके कहने पर चलता है? मिनिस्टर्स के कहने पर चलता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसके ऊपर, उसके कहने पर चलता है, पीएम के कहने पर चलता है। कई बार प्रेसिडेंट खुद अपने एंड पर सब कुछ पावर ले लेता है और कई बार गवर्नर के थ्रू भी क्या है, वो काम करवाता है। तो कह रहे हैं प्रेसिडेंट कैन अज्यूम टू हिमसेल्फ द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या है, प्रेसिडेंट अपने अंडर ले लेता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, सीजी कैन डायरेक्ट द एसजी टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी एंड प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर डिसीजंस लाइक रिडक्शन इन सैलरी ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड हाई कोर्ट जजेस। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कह सकती है कि जो फाइनेंशियल, जो पैसा, जो वित्त, जो क्या है यहां से वहां मूव हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी भी क्या है, कम कर सकता है। तो ये तो हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अंदर रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। कुछ और प्रोविजन भी है, जैसे आर्टिकल 355 दो ड्यूटीज लगाता है सेंटर के ऊपर। अगर आर्टिकल 355 की अवेलना हो तब आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल वाला लगता है। तो 355 क्या कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आपकी ड्यूटी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि हर स्टेट को प्रोटेक्ट करे बाहरी अग्रेशन से, एक्सटर्नल अग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और एक्सटर्नल अग्रेशन से प्रोटेक्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी बनती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट को। और जो गवर्नर ऑफ स्टेट है, कह रहे किसी भी स्टेट का गवर्नर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसके कहने पे चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो कहीं ना कहीं गवर्नर क्या है, एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और गवर्नर टाइम टू टाइम पीरियोडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ लिंक दिखाता है कि जो गवर्नर है स्टेट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। और अगला है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। देखो, एक तो होता है सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन का नेशनल समझ लो हेड हो गया, और स्टेट का हेड होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता है, लेकिन रिमूवल कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अंदर रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी भी हो गया और अदर प्रोविजन हो गया। इसके अलावा कुछ और भी संविधान के अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं। संविधान के अलावा हमने ऐसे प्रोविजन कर रखे हैं जो सेंटर और स्टेट के अंदर आपसी समन्वय बनाने में हेल्प करते हैं। बहुत तरह की कॉन्फ्रेंसेस, बहुत तरह की काउंसिल्स हमने बना रखी है। उसमें से कुछ है जैसे नीति आयोग, संवैधानिक नहीं है, एक्ट के थ्रू बना हुआ है। जैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ हो गया, जोनल काउंसिल, देश को 5 जोन में बांट के काउंसिल बना रखी है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। गवर्नर कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, आईजी ऑफ पुलिस होता है उनकी। जितने भी स्टेट के अंदर, पूरे देश के अंदर जो इंस्पेक्टर जनरल है उनकी कॉन्फ्रेंस, चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस, सब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाते हैं उसके अंदर। कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर, होम मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस, लॉ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस। ये पूरे देश के लॉ मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, ये सब मिलके क्या है, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और देश के अंदर समन्वय बनाकर देश को प्रगति की ओर लेके जा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस भी समाप्त होता है। लेजिस्लेटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, अब बच गया कौन सा, फाइनेंशियल रिलेशन।